देखो नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है ये भी न्यूटन लॉ से ही रिलेटेड है, बस ये वेरिएबल मास सिस्टम एक अलग कर दिया गया है जहां पर सिस्टम का जो मास है वो चेंज होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये है तो बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अपने लेवल तक सीमित रहेंगे। तो हम लोगों के लेवल में जैसे अभी क्या किया है उन्होंने एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस हटा दिए, कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं, लेकिन है ये न्यूटन लॉ से रिलेटेड ही, तो हम लोग इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब एक आधा क्वेश्चन उसमें हटा दिया गया तो उससे हम लोग क्या समझेंगे पता नहीं, पूछा जाए ना पूछा जाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वो जो टॉपिक था जहां पर इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, कुछ तो हैं अभी, कुछ हटा दिए गए, तो वो क्वेश्चंस वो बाद में एक एडिशनल एक्सरसाइज देते थे, तो उन्होंने क्या किया एनसीईआरटी से पूरी एडिशनल एक्सरसाइज ही गायब कर दी, तो हर एक चैप्टर की, तो वो उसी में कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए थे, तो हम लोग इसमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये न्यूटन लॉ से ही रिलेटेड है, तो हम लोग इसमें सारी चीजें पढ़ लेंगे। और इससे क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे भी गए, जैसे प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको रॉकेट प्रोपल्शन के क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, तो हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को देख लेते हैं, और ये बहुत आसान है जो हम लोग के मतलब का है। तो हम लोग के मतलब के इसमें सिर्फ 4 केस हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ या तो पूछे गए हैं या आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो वही 4 केस बस हम लोग को यहाँ पर देखने हैं, और उन चारों केसेस का एक ही बेसिक फार्मूला है, बाकी उसको मॉडिफाई करके हम लोग अलग फार्मूले निकालेंगे, लेकिन बेसिक फार्मूला चारों केस का एक ही फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है उसको सिंपल वे में जरा यहाँ पर समझ लो, क्योंकि कुछ के डेरिवेशंस भी हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा डेरिवेशंस पर यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे आपको समझा दे रहे हैं कि सब में एक ही फार्मूला है और उसी फार्मूले से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो फार्मूला क्या है, जैसे न्यूटन लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt, और p क्या है मोमेंटम, उसको हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय dt। मान लेते हैं कोई ऐसा केस है, क्योंकि न्यूटन ने ये थोड़े कहा था कि मास कांस्टेंट रखो, उन्होंने सिर्फ क्या बताया कि मोमेंटम अगर चेंज होगा तो फोर्स एक्ट करेगा वहां पर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं। तो मोमेंटम कैसे चेंज करना है ये आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे मास चेंज करो और चाहे आप वेलोसिटी चेंज करो। तो अगर मान लिया वेलोसिटी हम कांस्टेंट रखें, वेलोसिटी हम ना चेंज करें या ना चेंज करना चाहे सिस्टम की, तो वेलोसिटी अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं और मास चेंज करना स्टार्ट कर दें, मतलब कोई ऐसा सिस्टम है जिसका हम मास चेंज करते जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, जैसे मान लो एक व्हीकल जा रहा है, अब उस व्हीकल के ऊपर मान लिया एक कंटेनर कोई लगा हुआ है, उसमें लगातार आप कुछ डालते जा रहे हैं या सैंड डालते जा रहे हैं, तो अब क्या होगा कि लगातार उसके ऊपर जो कंटेनर है उसमें सैंड जा रही है, तो उसका वेट ही तो बढ़ेगा, मास ही तो बढ़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे, तो आपको कुछ अलग से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उस पर कुछ पावर देनी पड़ेगी उसे। तो यहां पर कैसी भी एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें हम वेलोसिटी तो नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन मास लगातार चेंज हो रहा है, तो v बाहर निकाल लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, dm डिवाइडेड बाई dt। मतलब हम कह सकते हैं अगर हम dt टाइम में dm मास चेंज कर दे रहे हैं, मतलब dt टाइम में dm मास उसके साथ ऐड कर दे रहे हैं, उसमें से निकाल दे रहे हैं जो भी है वहां पर, तो अगर हम dt टाइम में dm मास उसमें ऐड कर दे रहे हैं और जो वेलोसिटी है सिस्टम की वो क्या है v के बराबर, तो वहां पर कितना फोर्स जनरेट होगा, वो होगा v dm बाई dt। ठीक है, मतलब ये क्या है, फोर्स है। लें कि ऐसा करने पर यहां पर कितना रिटार्डिंग फोर्स जनरेट होगा, मतलब जैसे लोड बढ़ाएंगे तो कितना फोर्स यहां पर जनरेट हो जाएगा जो इसको कम कर रहा है इसकी स्पीड को, तो वो फोर्स कितना होगा, v dm बाई dt। तो जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, तो अगर हम यहां 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें, जैसे लोड डालते जा रहे हैं और 10 न्यूटन अगर आ रहा है तो 10 न्यूटन का यहां पर हम फोर्स लगा दें, तो वो 10 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन जनरेट कर देगा, या हम कह दें कि जो रिटार्डिंग फोर्स जनरेट करेगा उसको वो बैलेंस कर लेगा। तो अगर दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करता चला जाएगा। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे अगर हम एक ब्लॉक को यहां पर रखें और इस पर इधर की साइड में मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो जैसे आपने इसके ऊपर लोड डाला तो उसकी वजह से रिटार्डिंग फोर्स जनरेट हुआ 10 न्यूटन का। तो आप क्या करें, आप चाह रहे हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो कहां मूव कर पाएगा, रिटार्डेशन के कारण स्पीड कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप एक अलग से उसके ऊपर फोर्स जनरेट कर दो, कितना, 10 न्यूटन, अब ये दोनों जो है बैलेंस हो जाएंगे, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता चला जाएगा। ठीक है, तो यही इसी टाइप के यहाँ पर केसेस हैं, क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को यहाँ पर देखने हैं। तो सभी का बेस फार्मूला एक है, जैसे एक रॉकेट का केस है उसमें भी बेस फार्मूला यही रहेगा, एक कन्वेयर बेल्ट का केस है उसमें भी यही रहेगा,
उसके बाद एक मशीन गन का केस है, एक पाइप का केस है, सब में बेस फार्मूला यही है, बट उसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, बस वही हमें यहाँ पर सीखना है। तो रॉकेट प्रपल्सन का केस जो है ये हम लोग देखेंगे, और ये कई बार पहले भी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। रॉकेट प्रपल्सन, प्रपल्सन टर्म जो यहाँ पर है उसका मतलब होता है गति देने की शक्ति, मतलब जो पावर जिसके थ्रू उसको एक वेलोसिटी मिलती है, तो वही टर्म यहाँ पर यूज किया था, रॉकेट प्रपल्सन। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये जो है रॉकेट, ये एक्चुअल में वेरिएबल मास का केस, वेरिएबल मास सिस्टम का केस कैसे है, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं रॉकेट की, तो रॉकेट को हम लोग एक रॉकेट वो पहले पढ़ चुके हैं, दीपावली वाला, वो याद है ना, थोड़ी दूर गया फिर उसका फ्यूल ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये रॉकेट जो है ये वो वाला नहीं, इसको हमें भेजना है ऊपर, यहाँ मून पर जाएगा ये, ठीक है, चंद्रयान। तो अगर हम यहाँ पर इसे भेजना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर कहीं पर, तो अगर हम किसी भी बहुत ज्यादा हाइट पर जब भेजेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा फ्यूल देना पड़ेगा। तो रॉकेट का अगर लॉन्चिंग अगर आप देखो तो वहां पर उसको ले जाने वाले व्हीकल्स अलग अलग होते हैं, वो हम आगे आपको ग्रेविटेशन में समझाएंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे जब लॉन्च होता है तो बीच बीच में पार्ट अलग होते जाते हैं, तो जिनका काम खत्म हो जाता है उनको हटा दिया जाता है, वहां से ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो हट जाते हैं। तो उनको हटाया इसलिए जाता है क्योंकि वो अब उनका वर्क खत्म हो गया, तो उनको हटा दिया गया जिससे कि उसका लोड बहुत ज्यादा ना रहे। तो यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है ऊपर उसे भेजने के लिए, ठीक है, तो वो पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। भाई ऊपर प्रॉब्लम है ना, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, अपनी कार लेकर बस लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, भाई जहाँ पेट्रोल खत्म वाला इंडिकेटर में आ गया, अच्छा पेट्रोल खत्म वाला, अगले पे गए भैया डाल दो जरा, ठीक है, तो हाँ तो हो गया काम। अब ऊपर वो रॉकेट लेकर जा रहे हैं, वहां उनका बीच में खत्म हो जाएगा तो कहाँ खड़े हो जाएंगे, भैया 1000 रुपए डाल दो अभी मंगल तक जाना है, ठीक है। तो वहां तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो वहां पर ये नहीं, और ऐसा वहां पर भी नहीं, जैसे यहाँ तो होता है थोड़ी दूर पहले खत्म हो गया तो हम झुका भी लेते हैं गाड़ी होता है ना, लिटा देते हैं उसको पूरा और उसके बाद फिर जो है अपना स्टार्ट किए चले गए। ये बेचारा कहाँ झुकाएगा अपने आप को, कि झुका के अगले पेट्रोल पंप तक चला गया। और इसमें पेट्रोल भी नहीं पड़ता, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें एक टर्म वो चैप्टर होता है ना फ्यूल, तो उसमें बताया भी जाता है लिक्विड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। खैर फ्यूल के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें। तो हम लोग यहाँ पर जो ये रॉकेट का केस है, तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से थ्रस्ट जनरेट होता है। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया गया, इनिशियल थ्रस्ट उसमें हालांकि पूछा गया, तो हम लोग उसी चीज को यहाँ पर समझने जा रहे हैं कि क्या होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान ले थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रपल्सन, तो प्रिंसिपल क्या है रॉकेट प्रपल्सन का, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब इसकी टेक्निक अलग होती है। जैसे यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर ये स्टार्ट होता है तो इसे जब फायर किया जाता है तो उस कंडीशन में इसमें बहुत ज्यादा फ्यूल होता है जो हॉट गैसेस के फॉर्म में बर्न होता है और बाहर निकलता है। जैसे देखा भी होगा बहुत तेजी से वहां पर वैसे ब्लास्ट होता है वैसा, तो ये बहुत तेजी से बाहर निकलता है। तो एक तरह से इसके मोमेंटम में चेंज होगा, जो भी फ्यूल होगा बर्न होगा और हॉट गैसेस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये बाहर जब निकलेगा तो ये एक तरह का एक्शन जनरेट करेगा और इसका रिएक्शनरी फोर्स लगेगा रॉकेट पर। तो रॉकेट यहाँ पर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है इसी रिएक्शनरी फोर्स के थ्रू। तो एक तरह से यहाँ पर क्या है कि किसी भी इंस्टेंट पर जब कोई ब्लास्ट टाइप की चीजें होती हैं तो हम मानते हैं वहां पर जो भी होता है वो इंटरनल फोर्स के थ्रू होता है। तो इंटरनल फोर्सेस जो यहाँ पर हैं तो इस पर लगेगा और इस पर लगेगा, तो एक तरह से फ्यूल पीछे की तरफ निकल रहा है और जो रॉकेट है उस पर फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। दूसरा पॉइंट, जैसे रॉकेट है तो ऊपर सबसे पहले क्या लिखा गया है, रॉकेट को आप दो पार्ट में समझेंगे, कंटेनर और प्लस फ्यूल, इधर लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, कंटेनर प्लस फ्यूल। अभी हमने क्या बताया था कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जाना है इसलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्यूल वहां पर होगा। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्यूल होने का मतलब वो फ्यूल जैसे जैसे बर्न होता जाएगा, जैसे यहाँ पर चाहे आप ट्रक देख लो, यहाँ का जो है सबसे बड़ा वो व्हीकल जो ट्रक रहता है या फिर जो ट्रेन वगैरह रहती हैं, तो ट्रेन तो अब इलेक्ट्रिक वाली ज्यादातर हो गई, लेकिन जैसे ट्रक बस और कार में कंपेयर करें तो ट्रक सबसे हैवी होता है। लेकिन ट्रक का अगर फ्यूल सिस्टम देखो जहां पर होता है तो पीछे साइड में एक ड्रम जैसा लगा होता है ना, तो अगर आप उसको पूरी बॉडी से कंपेयर करो
तो पूरी बॉडी की तुलना में उसका मास बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ सुविधा है कि हम आगे जाके पेट्रोल या डीजल भरा सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम है, तो वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पर फ्यूल लेकर जाता है। तो वो जब धीरे धीरे बर्न होगा तो फिर क्या होगा, वो बाहर निकलती जाएंगी गैसेस के फॉर्म में, तो उसका जो मास है वो रिड्यूस करता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तो फर्क नहीं पड़ रहा है उतना ज्यादा, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा फ्यूल था, तो इसके अंदर ज्यादातर पार्ट क्या था, कंटेनर का मतलब हो गया कि जितना उसमें और सिस्टम यूज किए गए हैं उनको हमने कंटेनर बोल दिया, और उसके अलावा जितना अमाउंट फ्यूल का है वो फ्यूल हो गया, तो ये बर्न होकर लगातार बाहर निकलता जाएगा, तो पूरा जो मास है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल मास सिस्टम का केस। तो इसका प्रिंसिपल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है, और उसको हम इक्विवेलेंट टू प्रूफ कर सकते हैं किसके, न्यूटन्स थर्ड लॉ के, ठीक है। तो अगर कहीं पर बाई चांस दोनों, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर दोनों ऑप्शन में हैं, ठीक है, बाई चांस ऐसा भी किया जा सकता है, तो हम लोगों को ये पता है कि मेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, उसको हम इक्विवेलेंटली प्रूफ कर लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के। तो मान लिया अगर दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में है, तब तो जो है उसे आप टिक कर दो, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में प्रेजेंट हैं तो आप इसे टिक करेंगे, मतलब ये हमारी पहली चॉइस है और ये हमारी दूसरी चॉइस है। ऐसे आप भी वहां पर फर्स्ट सेकंड बना लो तो आपको याद आ जाएगा कि क्या बताया गया था। वैसे तो दोनों एक ही चीजें हैं, इसको हम इक्विवेलेंटली प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो ये हमारी पहली चॉइस होगी, वो नहीं, ठीक है। In a rocket, the fuel burns and produces hot gases, which are ejected out with very high speed. The ejecting gases exert a forward force, that is thrust. मतलब अभी आपको समझाया गया कि जो इजेक्टिंग गैसेस हैं ये एक थ्रस्ट जनरेट करेंगी इस रॉकेट के ऊपर। ऑन द रॉकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थ्रस्ट इज गिवन बाय, और इस थ्रस्ट का मतलब ये जो रिएक्शनरी फोर्स यहां पर लग रहा है उसी को हम थ्रस्ट बोल देंगे। इस थ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम डायरेक्टली, अभी आपको हमने समझाया था अलग से जो फार्मूला, वही हम लोग यहां पर लिख लेंगे, इसी के नीचे यहां पर लिख लो, F इज इक्वल टू वी आर डी एम डिवाइडेड बाई डी टी। F इज इक्वल टू वी आर डी एम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी जहां पर है रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस, या उसको हम बर्न्ड फ्यूल बोलेंगे, और वी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस रिलेटिव टू रॉकेट, मतलब रॉकेट के रेस्पेक्ट में जिस रेट से वहां पर जिस वेलोसिटी से निकल रही है गैसेस, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वी आर, दैट इज एग्जॉस्ट वेलोसिटी। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यही दे देते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दी गई है तो रॉकेट के केस में वो एग्जॉस्ट वेलोसिटी ही देते हैं, अलग अलग वेलोसिटीज नहीं देते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे ध्यान देंगे कि वहां पर जिस वेलोसिटी से गैसेस इजेक्ट हो रही हैं उसको हम एग्जॉस्ट वेलोसिटी बोलेंगे, और उसी को हम वी आर की जगह पर रख देंगे। बाकी हम लोग क्वेश्चन में देख ही लेंगे, नोट कर लेना। ये आगे देखते हैं, इफ m इज द मास ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट देन, जैसे अगर किसी भी इंस्टेंट पर रॉकेट का जो मास है वो m के बराबर है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। तो या फिर ऐसे लिख लेते हैं, हमें एक्सलेशन निकालना है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एम ए, मतलब मास अगर किसी भी, ये क्यों लिखा गया एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि मास यहां कांस्टेंट नहीं है ना, मास तो लगातार चेंज हो रहा है, तो किसी इंस्टेंट पर अगर मास m है तो m इंटू ए जो होगा वो उस इंस्टेंट पर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, और ये जो फोर्स यहां पर है वो फोर्स किसके बराबर है, वी आर डी एम डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर, ठीक है। तो एक तरह से जो एक्सेलरेशन आ गया वो क्या आ जाएगा, वी आर डिवाइडेड बाई एम, और यहां पर क्या आ गया, डी एम डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, और इसी में हम लोग एक काम करेंगे, जहां पर दो तरह से क्वेश्चंस में दे दिया जाता है, तो हम इसी के नीचे लिख दे रहे हैं वी आर डी एम बाई डी टी। देखो इतना फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है, जो यहां लिखा वही यहां लिखा हमने, बस यहां पर कर देंगे माइनस जी, और ये दोनों का मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन में अगर आपसे कहा गया है कि ग्रेविटी को इग्नोर कर दो, ठीक है, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, तो आप इसका यूज करेंगे, और अगर उसने कहा नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, नोट कर लेंगे।
दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर दिखाया गया यहाँ पर कि अगर ग्रेविटी नहीं प्रेजेंट है, मतलब क्वेश्चन में कह दिया इग्नोर कर दो ग्रेविटी को, तब आप इसका यूज कर लेना, और अगर उसने कहा ग्रेविटी प्रेजेंट है मतलब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आप इसका यूज करेंगे। आगे देखो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है। यहाँ पर आप एक चीज देखो कि जो ये m मास है वो कांस्टेंट नहीं है, मास लगातार चेंज होता जा रहा है। तो मास चेंज होने का मतलब मास कम होता जाएगा ना, तो मास लगातार रिड्यूस हो रहा है, तो अगर m रिड्यूस होगा तो एक्सेलरेशन उसका बढ़ेगा। Since m continuously decreases with time, the acceleration of the rocket increases till all the fuel burnt up. जब तक कि पूरा फ्यूल बर्न नहीं हो जाता है तब तक उसका एक्सेलरेशन वहां पर इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज देखें, जैसे ये एक्चुअल में तो क्वेश्चन का पार्ट है जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि जैसे m की बात करें तो m आपको निकालना पड़ेगा कि कितने समय के बाद वो आपसे पूछ रहा है फोर्स या एक्सेलरेशन, तो आपको उतने समय के बाद यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, m उतने समय के बाद कितना मास बचा हुआ है। तो हम इसे पहले ही बता देते हैं जिससे कि आप जब क्वेश्चन करें तो आपको ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट ना करना पड़े, आपको पहले से क्लियर रहे कि करना क्या है। जैसे आप देखो यहाँ पर आगे, इफ m नॉट इज द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, देन आफ्टर टाइम t मास ऑफ द रॉकेट इज गिवन एज, मतलब हमें निकालना है मास। तो मास आप देखो यहाँ पर कि टी टाइम के बाद कितना मास वहां पर रहेगा, तो हमें ये देखना है कि बर्न्ड फ्यूल क्या होगा, मतलब कितना फ्यूल बर्न कर गया। तो अगर हम ये निकाल लें कि इतने समय में कितना मास वहां पर बर्न हो गया, तो हम ये m की वैल्यू निकाल सकते हैं, m नॉट माइनस m कर देंगे। तो आप यहाँ पर ऐसे जैसे हम लोग वो मास पर यूनिट लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लिखते थे, बिल्कुल ये वैसे रहेगा कि यहां पर हमने लिखा टाइम यहां पर लिख दिया बर्न फ्यूल, मतलब बर्न फ्यूल का मतलब जो बर्न हो चुका है। ठीक है, अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, जैसे dt टाइम में कितना मास बर्न, जैसे उसने क्या लिखा, रेट क्या है dm बाई dt ना, कि dm मास dt टाइम में बर्न हो जा रहा है, तो इसीलिए उसको रेट को लिखा गया dm बाई dt। तो dt टाइम में कितना मास बर्न हो गया dm, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा dm डिवाइडेड बाई dt। तो t टाइम में कितना मास बर्न हो जाएगा dm डिवाइडेड बाई dt इंटू t। तो बिल्कुल वैसे है ना जैसे पहले हम लोगों ने मास पर लेंथ वाला कॉन्सेप्ट देखा था, इसी को हम लोग यहां पर कह देंगे ये बर्न्ड फ्यूल है। तो जो बचा हुआ फ्यूल है, जैसे यहां पर हम क्या रखते हैं, यहां पर क्या लिखा गया, इफ m इज द मास ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू, m क्या हो जाएगा, टोटल मास हमारे पास कितना था m नॉट स्टार्टिंग में, और उसमें से कितना बर्न हो गया इतना, सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, dm डिवाइडेड बाई dt इंटू, यहां से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखा जाए तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये पॉइंट आप वहां पर लिखना, इधर अगर जगह ना बचे तो सामने लिख लेना। ये जो पॉइंट है ये देखा जाए तो क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही करके देख लिया तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, नोट कर लेंगे जल्दी। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जैसे आपको एक्सलेशन अगर दिया गया है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, जैसे हम लोगों ने कैलकुलस में सीखा था कि एक्सलेशन है तो उसको डी बाई डी टी करके, डी टी से ट्रांसफर करके इंटीग्रेट करके निकालेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे नहीं, डायरेक्ट उसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ लॉग के टर्म में आएगा फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम टी इज गिवन है। हालांकि अभी तक जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए हैं वो बस इतने कॉन्सेप्ट से पूछे गए, वेलोसिटी पूछी नहीं गई, बट कई बुक्स में उसके वेलोसिटी के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो उतना तो दिया जा चुका है, मे बी वेलोसिटी आपसे पूछी जा सकती है। तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम टी इज गिवन एज, किसी भी समय पर वेलोसिटी रॉकेट की क्या होगी, v इज इक्वल टू, जैसे वैसे तो रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, जैसे रॉकेट में अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं जाती कोई, ठीक है, रखा होता है, फिर वहां पर ब्लास्ट होता है और वो चलना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कोई ऐसी सिचुएशन बनाकर, तो आप उसे यहां पर ऐड कर देंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट एंड प्लस आगे का मेन फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वी आर लॉग बेसी m नॉट डिवाइडेड बाई, इसमें भी वही रहेगा कि यही फॉर्मूला यहां पर फिर से हम लिखने जा रहे हैं, v इज इक्वल टू,
ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे अगर हो वहां पर इफ ग्रेविटी इज नॉट प्रेजेंट। अगर ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है तो आप इसका यूज करेंगे। और वैसे जैसे हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं और तो उसमें हम v की इक्वेशन क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। यहाँ पर u की जगह इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो बस आप जहां पर u माइनस जी टी लिखते हैं वहां यही लिख देंगे, बस v नॉट माइनस जी टी। ठीक है, बाकी आगे सब वही रहेगा, नोट कर लेंगे। और ये तब यूज करना है अगर वहां पर ग्रेविटी प्रेजेंट हो तब। इफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट, वी नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट की, वी नॉट इज द नोट कर लिया। यहां पर भी देखो, अगर यहां पर जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा तो मास यहां पर कम होता चला जाएगा, तो मास चूंकि बर्न करेगा ना वहां पर फ्यूल, तो यहां पर मास कम होता चला जाएगा। तो जैसे से मास कम होगा स्पीड यहां पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो स्पीड यहां पर इंक्रीज करती जाएगी, तो एक कंडीशन आती है बर्नट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। तो बर्नट आउट स्पीड को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ रॉकेट, कितनी मैक्सिमम स्पीड उसकी हो सकती है। तो मैक्सिमम स्पीड अगर यहां पर निकालना है आपको, तो m क्या रखेंगे, मिनिमम। और m मतलब जो वहां पर वो बर्न होता जा रहा है तो मास धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, तो ये अगर मैक्सिमम रखना है तो ये क्या रखना है, मिनिमम। तो ये बर्न होते होते यहां पर कितना बचेगा, m क्या हो जाएगा, m की वैल्यू मिनिमम 0। कंटेनर का मास इसी में सोच रहे हैं बैठ के क्या हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या बताया गया था, 0 तो बिल्कुल नहीं होगा, तुम रॉकेट भी जला डालो पूरा साथ में। यहां पर जो है रॉकेट के 2 पार्ट थे ना, तुम्हारे साइंटिस्ट तुम लोग बनोगे तो यही करो, रॉकेट भेजा रास्ते में रॉकेट भी जला डाला। कंटेनर प्लस फ्यूल, तो सिर्फ फ्यूल बर्न होगा ना, कंटेनर तो बचेगा, यानी कि रॉकेट जो मेन सिस्टम है वो उसका बच जाएगा, फ्यूल बर्न करके बाहर निकालना है। तो जो लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगा, एम्प्टी कंटेनर, मतलब जो मेन पार्ट उसका है जिसको ऊपर तक पहुंचाना था वो वहां पर रह जाएगा। तो आप देखो यहां पर कि बर्न करते करते जब पूरा मास, मतलब पूरा जो वहां पर फ्यूल था वो बर्न कर जाएगा, उस समय जो उसकी स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड होगी, उसी को हम बोलेंगे बर्नट आउट स्पीड। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, जहां पर m है उसकी जगह पर एम्प्टी कंटेनर का मास रख दो, मतलब फ्यूल बर्न होने के बाद जितना बचा है उसको यहां पर रख दो और वहां से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इट इज द मैक्सिमम स्पीड acquired by the rocket when entire fuel of rocket has been burnt out and can be find out by putting m is equal to MEC। MEC का मतलब mass of empty container in above equations। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए वो हम लोग करते हैं, साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। A rocket of initial mass 5000 kilogram ejects gases at a constant rate 15 kilogram per second with a relative speed 10 kilometer per second. What is the acceleration of the rocket 1 minute after the blast? 1 मिनट के बाद उसका रिलेट यहाँ पर एक्सलेशन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 1 मिनट के बाद मतलब आपको सबसे पहले मास ही निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाई एम डी एम बाई डी टी। तो आपको सारी चीजें पता है, डीएम बाई डी टी, जैसे आप देखो डीएम बाई डी टी का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर सेकेंड ही तो होगा, मास डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये यहां पर जो दिया गया ये डीएम बाई डी टी हो जाएगा, ये उसका इनिशियल मास हो जाएगा एम नॉट, और ये यहां पर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वी आर। तो आपको स्मॉल एम की वैल्यू चाहिए, यानी कि हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एम नॉट की वैल्यू क्या है 5000 किलोग्राम, और जो डीएम बाई डी टी है वो कितना दिया गया है 15 किलोग्राम पर सेकेंड, और जो वी आर की वैल्यू है वो क्या है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 10
किलोमीटर का मतलब 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3 और 10 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप यहां पर स्मॉल m पहले निकाल लो, स्मॉल m क्या हो जाएगा, अभी आपको बता ही दिया गया, m नॉट माइनस dm बाई डी टी इंटू टी। m नॉट की वैल्यू क्या है 5000 माइनस dm बाई डी टी कितना है 15 और टाइम कितना है 60। 1 मिनट दिया गया ना, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, इसीलिए 60 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 900 हो जाएगा। दैट मीन्स m इज इक्वल टू 5000 माइनस 900, 4100। ठीक है, तो देखो 1 मिनट के बाद कितना मास बचेगा 4100। अब आपको यहां पर निकालना है एक्सलेशन, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर अपॉन m dm डिवाइडेड बाई dt। वी आर की वैल्यू 10 टू द पावर 4, m की वैल्यू क्या है यहां पर और dm बाई dt इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा, 2 जीरो हट जाएंगे यहाँ पर, तो 1500 डिवाइडेड बाई 41। अब 41 जैसे है तो उसको आप यहाँ पर 40 मान लो, ठीक है, तो 40 मानेंगे तो 150 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और 150 डिवाइडेड बाई 4 उसे आप सॉल्व करो तो आपको वही अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा पहला ऑप्शन।